हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ओके। और साथ में जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट आता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में इसे पढ़ने के बाद जितना मैं पढ़ाऊँ उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट कहीं से भी आप डाउनलोड कर लेना। साथ में अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मॉक टेस्ट की सीरीज़ लाएंगे चैप्टर वाइज, जिससे आपके ना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में मैं इस वे में बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, जो ये मेंस और साथ में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दोनों को कंप्लीट करेगी ये वीडियो, ओके। तो जितना मैं बोलूँ उसे सुनते रहना। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है किसी वर्ड में, तो आप उसे बियर करना थोड़ा सा, ओके। बाकी आपको मैं ट्राई करूँगा बेस्ट पढ़ाने की, ओके। तो अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम की, क्या होता है इकोसिस्टम, जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों इंटरेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। नॉन लिविंग तो वहाँ पे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बायोटिक होती हैं, उसे लिविंग बोलते हैं, जिसमें एनिमल जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, ओके। और ये एक फंक्शनल यूनिट आप बोल सकते हो वो होती है। साथ में अगर मैं एनर्जी, जो भी इकोसिस्टम होता है ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी का फ्लो करना। तो हमेशा याद रखना, जो एनर्जी फ्लो होती है ना वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये नहीं कि रिसाइकल हो गई, ऐसा नहीं होगा। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। साथ में अगर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की बात करूँ तो ये होती है कि बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो रिसाइकल होते रहते हैं। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो वो आप छोड़ते हो तो कोई और पकड़ता है ना। पेड़ लेते हैं, हम छोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, रिसाइकल। जितना हम छोड़ रहे हैं उतना कहीं और से भी आ रहा है, तो उसे रिसाइकल। जब कोई चीज़ आती नहीं है कहीं और से, उसे वो रिसाइकल नहीं हो रही है, ये मान लो आप, ओके। अभी आपको डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस होंगी। इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितना मैं बोलूँ उतना सुनो, ओके। जितने भी हमारी गैसेस साइकिल होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है पहले कुछ नहीं था एक जगह पे, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े पेड़ मतलब कि पौधे आए या छोटे ग्रासेस श्रब आए वहाँ पे, फिर वो पौधे बन गए बड़े, फिर पूरे जंगल बन गए, जिसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी बोलते हैं। अभी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। होम्योस्टैसिस क्या होता है, ओके। इसका मतलब होता है किसी भी इकोसिस्टम को में कैसे इंटरनल इक्विलिब्रियम बनता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस, ओके। साथ में हम चलते हैं अब आगे। अब जैसे मैंने आपको बात करी एनर्जी फ़्लो की, अब थोड़ा एनर्जी फ़्लो के बारे में पढ़ लेते हैं। एनर्जी फ़्लो का मतलब होता है कि जैसे यूनि डायरेक्शनल होती है और थर्मोडायनेमिक के लॉ को फॉलो करती है, सेकंड लॉ को। क्या होता है थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ, कि एनर्जी ना लॉस होती है हर स्टेज पे। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखना। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, हमेशा याद रखना, जो हमारे पूरे इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, सोलार रेडिएशन। इसे याद रखना, कभी वे पूछ लेते हैं कि ना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सोलार रेडिएशन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना वो 1 से लेके 5% जो सोलार रेडिएशन होता है ना उसे कैप्चर कर पाते हैं, ये याद रखना आप। साथ में यूनिडायरेक्शनल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सिंगल डायरेक्शन में ही फॉलो करता है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में जाता है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जाता है। और लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो रिसाइकल होते हैं, लेकिन एनर्जी कभी भी रिसाइकल बैक नहीं होती है, ये याद रखना।
थर्मोडाइनेमिक का ना कांस्टेंट लगता है इसके ऊपर, इसकी वजह से ये यूनिडायरेक्शनल होती है। और एनर्जी फ्लो एक अकेली ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कितने टॉपिक लेवल्स होंगे इकोसिस्टम में वो डिसाइड होता है, क्योंकि हर लेवल पे जब एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ बोलता है कि हर स्टेप पे एनर्जी लॉस होता है हीट के रूप में, क्योंकि रेस्पिरेशन भी तो करते हैं एनिमल। आपने कुछ खाया, आप अपना भी तो एनर्जी यूज़ करोगे ना कुछ, जब भी तो आगे ट्रांसफ़र। अगर कोई भी जानवर है, जैसे चिकन कोई खाता है, हम चिकन खाते हैं, तो ये लॉ यूनिडायरेक्शनल लॉ बोलता है चिकन ने जो भी खाया हो, जितनी भी एनर्जी थी उसको पास ना, हम जब उसे खाएंगे उसकी बस 10% एनर्जी हमारे पास आएगी। ये याद रखना आप। लिंडमैन थे, लिंडमैन, ओके, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने ये बोला था। तो जितना भी मोटा, ये नहीं मोटा पतले से कोई नहीं है, उसकी 10% एनर्जी हमें ट्रांसफ़र होगी। बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो नहीं तो इनकम्प्लीट डाइजेशन में निकल जाती है, नहीं तो वो हीट के रूप में निकल जाती है, नहीं तो रेस्पिरेशन में वो जानवर भी खुद भी यूज़ करता है उस एनर्जी को। अंडरस्टूड? ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एनर्जी रिसाइकल नहीं होती है, एनर्जी डिक्रीज़ होती है हर टॉपिक लेवल पे, एनर्जी लॉस होता है, ओके, रेस्पिरेशन और हीट में। और एनर्जी की वजह से ना जो फूड चेन होती है वो लिमिट होती है, क्योंकि 10% जब मान लो 1000 थी प्रोड्यूसर के पास, फिर ऊपर जाने में जब वो डिक्रीज़ होती रही, मतलब कि 1000 हो गई, फिर और ऊपर गई तो 100 हो गई, और ऊपर फिर तो कम होती जाएगी ना एनर्जी, तो जिसकी वजह से लिमिट हो जाता है पूरा। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे लिंडमैन्स थे ना, उन्होंने क्या बोला था, 10% लॉ क्या बोलता है, ये सारी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ओनली 10% ऑफ एनर्जी रीचेज दी नेक्स्ट लेवल, जो हम अभी बात कर रहे थे वही ये बोलेंगे कि लिंडमैन ने क्या बोला था। 10% लॉ आया था 1942 में। इन्होंने ये बोला था कि ना ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ ऑर्गेनिक फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर लेवल, only about 10% of the energy, 10% of the energy is stored as flash. Okay, the remaining 90% is lost during transfer, broke down in respiration और lost to incomplete digestion। तो वही जो मैंने आपको ऊपर बताया वही ये बोल रहा है कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 90% एनर्जी नहीं तो इनकम्प्लीट डाइजेशन में निकल जाती है, नहीं तो हीट के रूप में निकल जाती है, नहीं तो रेस्पिरेशन के रूप में वही जानवर यूज़ कर लेता है। ओके, जैसे प्रोड्यूसर के पास थी 10,000 एनर्जी, हार्बीवोर्स के पास 10% ही पहुंची 1,000। ओके, कार्निवोर्स के पास 1% में 10% का 10% कितना हुआ 1%। और साथ में फिर आगे जो टॉप प्रेडेटर होते हैं उनके पास कितनी पहुंची 0.1%। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लिमिट हो गया पूरा फूड चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे डायग्राम के थ्रू भी शो करा गया है। अगर आपको देखना है तो आप थोड़ा सा इसे आप देख लो एक बार। ओके, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, आप देखो। प्रोड्यूसर से कहाँ पे गई, प्रोड्यूसर से गई प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टॉप प्रेडेटर में 10% लॉस हुआ जा रहा है यहाँ से यहाँ पे। ओके, इसे थोड़ा सा आप याद रखना। साथ में ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताई है ना, पेपर में भी काफ़ी बार पूछी गई है कि ना मैसिव एनर्जी लॉस का जो रीज़न होता है ना, उसकी वजह से ना प्राइमरी रीज़न होता है जिसकी वजह से ना फूड चेन ना लिमिटेड होती हैं और एनर्जी अवेलेबल जो होती है ना वो कम हो जाती है अदर ट्रॉपिक लेवल पे। तो एनर्जी हमेशा याद रखना कि ना एनर्जी फ्लो से ही ना ट्रॉपिक लेवल का जो भी फूड चेन होती है उसका लिमिटेशन है एक तरह से, बस आपको ये याद रखना है। अब हम आ गए किस पे, अब हम देखते हैं कि ना फूड वेब्स की वजह से ना कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। फूड चेन तो आप समझ गए, जब हम सिंगल एनिमल के थ्रू दिखाते हैं ना उसे फूड चेन बोलते हैं। जब मल्टीपल
एनिमल के थ्रू दिखाते हैं हम कि ना, मतलब एक जानवर, ऐसा तो नहीं है एक जानवर एक ही चीज़ खाता है, आप एक ही चीज़ तो नहीं खाते ना, आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो। आप जैसे आप ना बहुत सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से ऐसा तो ऐसा ही होता है ना। अगर एक जानवर के पास एक ही ऑप्शन होगा बस खाने का, तो क्या होगा, अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई तो ये जानवर भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे खाने के, तो आप क्या है, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये खा लोगे, ये नहीं मिलेगा तो ये खा लोगे, ऐसा ही तो होता है ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है वो देखते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है जो भी लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है ना, जो फूड चेन, उसे बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे होता है सोलर रेडिएशन। साथ में एक्वेटिक इकोसिस्टम में ना एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए ग्रेजिंग फूड चेन यूज़ होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डोमिनेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए कौन सी चेन पाई जाएगी? ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन कहाँ पे डोमिनेट करती है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। डेट्रिटस का मतलब क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर, ओके, और डीकम्पोजर से स्टार्ट होती है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट। तो इसे थोड़ा सा दिमाग में आप रखना। साथ में पावर ऑफ फूड वेब्स। फूड वेब जो होती है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो फूड चेन हो गई, ये फूड चेन है, ये फूड वेब है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं खाने के। तो फूड वेब क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का विद इन एन इकोसिस्टम। साथ में इसकी वजह से क्या होता है? ऑल्टरनेटिव पाथवेज हमें मिलते हैं एनर्जी फ्लो के। साथ में ये दिखाता है, ओके, कि लॉस, अगर एक स्पीसीज मर जाएगी ना, उससे एंटायर सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, ओके। और जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होता है ना, हमेशा याद रखना, उतना हमें ये पता चलता है कि ना इकोसिस्टम स्टेबल है। जितना कॉम्प्लेक्स होगा इकोसिस्टम, ओके। जैसे शेर के पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, चाहे वो डियर खा ले, चाहे वो कैटल खा ले, ओके, शीप खा ले। लेकिन अगर डियर के पास बस शीप ही खाने के लिए होगी और शीप ही ख़त्म हो गई, तो धीरे धीरे तो हमारा शेर भी ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए, और हमेशा याद रखना है एक और चीज़, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, इसे थोड़ा, जिसे मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ ना, उसे आप याद रखना। ये लिखा हुआ है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ना जो एनर्जी फ्लो करती है ना, वो डेट्रिटस फूड चेन से ज़्यादा फ्लो करती है, ना कि ग्रेजिंग फूड चेन से। ये याद रखना, पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। साथ में पिरामिड ऑफ नंबर और एंड बायोमास की हम बात कर लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर तो आपको पता ही होगा। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है कि कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने ज़्यादा वहाँ पे हर्बीवोर्स हैं, फिर कार्निवोर्स कितने हैं, टॉप प्रेडेटर कितने हैं, ये सारा जब बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं, ओके। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ये अपराइट कब होता है? अपराइट का मतलब क्या होता है? अपराइट होता है ऐसा। इन्वर्टेड कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है ऐसा। और स्पिंडल शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप होगा, वो गलत हो गया, स्पिंडल शेप होगा थोड़ा ऐसा। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब मैं आपको बताता हूँ, अपराइट किस केस में होगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ना, जहाँ पे प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं। ग्रासलैंड में क्या है? प्रोड्यूसर, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, फिर कंज्यूमर थोड़े कम होते हैं। फिर सबसे ऊपर कौन होते हैं? जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। शेर भाई कम है ना, शेर, तो इसलिए बीच वाले जो कैटल्स हैं वो भी, उनकी भी मात्रा बहुत है, लेकिन शेर बहुत कम है। तो ये होता है अपराइट। कहाँ होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। इन्वर्टेड कहाँ पे होगा? इन्वर्टेड होगा जैसे ट्री में। ट्री में देखना, ट्री में सबसे ज़्यादा होंगे। जैसे अगर मैं बनाऊँ आपके लिए, तो इसमें क्या होगा? ट्री जैसे एक ही ट्री है, एक ही ट्री के ऊपर बर्ड्स जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। बर्ड्स के ऊपर कौन होंगे? पैरासाइट्स, ओके।
तो इसलिए जो पैरासाइटिक फूड चेन होती है ना, उसमें क्या होता है, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये आप याद रखना बस। ओके, स्पिंडल शेप क्या होता है, फॉरेस्ट इको सिस्टम में आप देखोगे ना, लार्ज ट्रीज होते हैं जो हार्बीवोर्स को सपोर्ट करते हैं, और साथ में वही हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा लेते हैं। अंडरस्टूड। तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रीज भी कम है, बीच वाले हार्बीवोर ज़्यादा हैं जो दोनों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये स्पिंडल शेप हो गया, समझ गए। स्पिंडल शेप कहाँ पे है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में है, इन्वर्टेड कहाँ पे है, पैरासाइटिक में है, और साथ में अगर मैं ग्रासलैंड की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा है, अपराइट। अब अगर मैं पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करूं, बायोमास क्या होता है टेरेस्ट्रियल में बात करूं तो जितना भी ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं बायोमास। तो थोड़ा सा देखो, आपको अगर पास करना है एग्ज़ाम, थोड़ा सा देखो दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है, ये नहीं, और थोड़ा सा उसे ना स्टडी को जितना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, जितना मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँगा उतना मैं ट्राई करूँगा, नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें समझने में। ओके, तो अगर मैं बायोमास की बात करूँ, हमेशा याद रखना पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट होगा। अंडरस्टैंड। ये कैसा होगा, ये होगा अपराइट, अपराइट होगा। ओके, क्योंकि प्रोड्यूसर का वेट जो होता है ना यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो इसलिए ये अपराइट होगा, और ऊपर जाएंगे तो वो कम होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उन्हें पूरों को ड्राई कर दें तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, पेड़ पौधों का। इन्वर्टेड कहाँ होगा, इन्वर्टेड कहाँ पे, एक्वेटिक में। जैसे अगर मैं पॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे फाइटोप्लैंटन जो होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका सबसे कम बायोमास होगा, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा कितना किसका होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे 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 होते हैं, अगर हम ड्राई करेंगे तो उनका वेट कम होगा। उसके ऊपर किसका होगा, हर्बीवोर्स का, जो इन्हें खाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर को खाते हैं, छोटे प्लांट पौधों को खाते हैं। लेकिन जो नेक्टन होते हैं, नेक्टन का मतलब क्या होता है, नेक्टन का मतलब होता है जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, ठीक है, वो तो बड़े बड़े जीव हैं, जैसे वेल मछलियाँ, उनका वेट अगर हम ड्राई वेट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक्वेटिक में हमेशा बायोमास वाला पिरामिड इन्वर्टेड होगा, ये थोड़ा याद रखना। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया हो तो बार बार आप देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ये थोड़ा याद रखना आप। ओके, ये याद रखना है आपको। साथ में अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, कभी भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में लिखा हुआ है एनर्जी लॉस होता है हर ट्रॉपिक ट्रांसफ़र पे। ओके, अगर प्रोड्यूसर से जाएगा हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से जाएगा कार्निवोर्स में, ठीक है, प्रोड्यूसर से जाएगा हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से जाएगा कार्नी, तो 10% लॉस होता है एनर्जी का। अंडरस्टूड। तो ये थोड़ा याद रखना। साथ में टोटल एनर्जी कंटेंट, ओके, आप इसमें भी यही लिखा हुआ है कि हर टॉपिक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है, तो यही है। ओके, अगर हम अदर पिरामिड से बात करें तो एनर्जी पिरामिड जो होती है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक्वेटिक में अलग हो, उसमें अलग हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो हाँ, चाहे एक्वेटिक हो चाहे कोई भी हो, उसमें हमेशा ये अपराइट ही रहेगा। ओके, हमेशा अपराइट रहेगा, हमेशा, क्योंकि
हर प्रोड्यूसर को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। तो हमेशा अपराइट रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। साथ में अगर मैं पॉल्यूटेंट्स की बात करूँ, ये थोड़ा बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़, ठीक है। जैसे अगर कोई भी हमारा केमिकल है जो मतलब कि पानी में मिला होता है या कहीं पे भी मिला होता है ना, उसका एक्यूमुलेशन जब होता है ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म में जब एक्यूमुलेट होता रहता है ओवर इट्स लाइफ टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक ही एनिमल की बात कर रहा हूँ, एक ही एनिमल की, ठीक है। बहुत बार ये टर्म पूछा जाता है कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है और बायो मैग्नीफिकेशन क्या है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म में जब इंक्रीज़ होता रहेगा ना किसी भी केमिकल का, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, बायो एक्यूमुलेशन, ओके। लेकिन बायो मैग्नीफिकेशन में क्या है, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को और बड़ी मछली ने खाया, तो जब ऐसे ईच ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज़ होता है ना पॉल्यूटेंट का जो होता है कंसंट्रेशन, वो इंक्रीज़ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन। आई होप आप ये कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे। थोड़ा सा अगर आपको डायग्राम से देखना है तो डायग्राम से भी मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो आप डायग्राम से, आप एक बार देख लो। ये है, ये जो डायग्राम है ये आप नज़र में ये देख रहे हो, लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जा रहा है, क्योंकि छोटी प्लैंकटन को स्मॉल फिश ने खाया, लार्ज फिश ने खाया, लार्ज फिश को टॉप प्रीडेटर ने खाया, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में हो गया, टॉप प्रीडेटर में। तो इसे क्या बोलते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन। ये याद रखना, तो बायो एक्यूमुलेशन अपने आप याद हो जाएगा, ओके। साथ में ये आप देख सकते हो कि बायो मैग्नीफिकेशन के लिए ना पॉल्यूटेंट कैसा होना चाहिए। पहला तो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, दूसरा थोड़ा मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। सॉल्यूबल इन वाटर नहीं होना चाहिए, सॉल्यूबल इन फैट होना चाहिए, नहीं वाटर होगा तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, ये याद रखना थोड़ा, ठीक है, ये सारे पॉइंट। अब हम आ जाते हैं अगले पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना, मैं सिंपल मैंने आपके लिए बना दिया है, बस आप देखो। ये ना पूछे जाते हैं कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में क्या होता है, मेंसलिज्म में क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहला अगर मैं बात करूँ म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जहाँ पे जैसे कोरल रीफ बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये भी आप याद लाइकन का भी याद कर सकते हो, एल्गे एंड फंगी का। लेकिन सबसे जूजेंथले होता है ना जो, और कोरल रीफ होते हैं, दोनों आपस में रहते हैं, उसे शेल्टर मिलता है, उसे खाना मिल जाता है। तो इसीलिए कोरल और जूजेंथले जो होते हैं ना, जो जानवर उसके अंदर रहते हैं, तो उसके लिए हम म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बोलते हैं उन्हें। कमेंसलिज्म में क्या होता है, जहाँ पे एक का फ़ायदा होता है और दूसरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एक पेड़ है बहुत बड़ा, उस पेड़ के ऊपर ही एक छोटा पेड़ उग गया, आपने देखा होगा किसी और का तरह का, वो न्यूट्रिएंट्स तो इससे ले रहा है छोटा पेड़ बड़े पेड़ से, लेकिन बड़े पेड़ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। साथ में बर्नेकल्स होते हैं ना वेल के ऊपर, वो भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। बर्नेकल्स होते हैं वेल के ऊपर, उसे तो इधर उधर जाने का पूरा रास्ता मिल जाता है, उसके ऊपर रहता है, ठीक है, उसे तो पूरा शेल्टर मिल जाता है बर्नेकल्स को, लेकिन वेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंसलिज्म की बात करूं तो ये कमेंसलिज्म का उल्टा है, जहाँ पे एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, ओके। कमेंसलिज्म, इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ना चाहते हो, नहीं तो आप अपनी डेली लाइफ से भी जिसे मतलब कि ना नुकसान है ना फ़ायदा है एक को, और एक को नुकसान ही नुकसान है, ठीक है, ये वाला रिलेशन होता है कमेंसलिज्म, ओके।
साथ में कंपटीशन का मतलब सबको पता है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही चीज़ के लिए दो दो लोग लड़ रहे होते हैं। जैसे कैटल एंड एंटीलॉप, एंटीलॉप का मतलब होता है डियर। ग्रासलैंड है पहले जिस पे बस कैटल ही रहती थी, लेकिन अब दूसरी स्पीशीज़ भी आ गई उस पर, तो अब क्या होगा, आधे आधे में बट गई, इनका भी नुकसान हुआ, इनका भी नुकसान हुआ, दोनों का नुकसान हुआ कंपटीशन में। ठीक है, तो इसलिए प्रिडेशन और पैरासाइटिज्म थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने सेम में लिखा है। जैसे प्रिडेशन का मतलब होता है कि एक आदमी या एक जानवर ना दूसरे जानवर को जब खा लेता है, तो उसमें क्या हो रहा है, एक का तो भरपूर पेट भर गया, दूसरा क्या हो गया, तो जान से गया यार। तो प्रिडेशन में क्या होता है, एक का फ़ायदा दूसरे का बहुत ही भरपूर नुकसान। लेकिन पैरासाइटिज्म में मरता नहीं है। जैसे मान लो आपके सर में ना जूं है, ठीक है, आपके सर में जूं है, जूं आपके ऊपर रह रही हैं, आपका खून भी पी रहे हैं, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अगर आपने गांव में भैंस भी देखी होंगी, भैंस के ऊपर जो बैठे रहते हैं वो उसके पीछे से खाते रहते हैं, लेकिन भैंस भैंस को क्या नाम है, उनका तो फ़ायदा होता है, लेकिन भैंस मरती थोड़ी ना है उसमें। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। मैंने पूरी लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। ओके, साथ में अगर मैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरह की साइकिल होती हैं। एक होती है गैसियस साइकिल, ओके, एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेडिमेंट्री साइकिल में रिजर्वॉयर क्या होता है, तो आपको बताना है कि अर्थ क्रस्ट होता है, ओके, लिथोस्फीयर आप बोल सकते हो, और साथ में रिजर्वॉयर गैसियस साइकिल में एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर होता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं गैसियस साइकिल के, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर साइकिल। ओके, हम आने वाले चैप्टर में इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ। और सेडिमेंट्री साइकिल, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल। ओके, ये वाली जो साइकिल होती हैं ये रिसाइकल होती रहती हैं जल्दी जल्दी, फास्ट बेसिस पे, लेकिन इसे रिसाइकल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेडिमेंट्री साइकिल। अंडरस्टूड। साथ में आप थोड़ा बात करते हैं सक्सेशन की। ओके, सक्सेशन कैसे होता है। सक्सेशन जैसे मैंने एक लॉजिकल सक्सेशन बताया था ना, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सक्सेशन में। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है कि पहले कुछ नहीं था, पहले एकदम बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं थी, पेड़ पौधे का तो नामो निशान नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, जहाँ पे फिर धीरे धीरे छोटी छोटी स्पीशीज़ आती हैं, जैसे लाइकन्स आए। ओके, लाइकन्स के बाद मॉसेस लाइकन थे, फिर उसके बाद वो ग्रासेस में कन्वर्ट हुए, फिर श्रब्स बने, फिर स्मॉल ट्रीज़ बने, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी। ओके, सेकेंडरी में क्या होता है सक्सेशन में कि पहले वहाँ पे थे पेड़ पौधे, लेकिन फायर से या कोई छोड़ के चला गया तो सब नष्ट हो गया। फिर से वहाँ पे जब कम्युनिटी बसती है, ओके, जहाँ पे सॉइल पहले से ही हो, मैक्सिमम आप याद रखो, प्राइमरी में सॉइल नहीं होती है पहले से, लेकिन सेकेंडरी में सॉइल होती है पहले से। ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा क्या होता है, जहाँ पे सॉइल हो पहले से, या पहले था कुछ वहाँ पे कम्युनिटी थी, वो डिस्ट्रॉय हुई, फिर आगे बनी है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको उसके थ्रू दिखा देता हूँ, डायग्राम के थ्रू। आप डायग्राम में देखोगे, ये देखो, ये पाइनियर स्टेज है जहाँ पे बस ये रॉक हैं और यहाँ पे लाइकन मॉसेस आ गए उसके ऊपर। ग्रासेस में फिर धीरे धीरे सॉइल फॉर्म हुई, ग्रासेस आना शुरू हुए, फिर श्रब्स आए, मतलब छोटे छोटे पौधे, फिर स्मॉल ट्रीज़ आए। इस स्टेज को बोलते हैं सेरल स्टेज। ओके, फिर आई क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहाँ पे मैच्योर ट्री हुए, बड़े बड़े ट्री हो गए। ये थोड़ा सा याद रखना। ओके, साथ में ये लिखा है कि फाइनल स्टेज को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और सक्सेशन अगर वाटर में होता है तो हाइड्राक बोलते हैं, अगर ड्राई लैंड पे होता है तो ज़ेराट बोलते हैं। ये याद रखना। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये वाला फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम वाला।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में मैं आपको बोलूँगा आप ना जाके थोड़ा प्रीवियस ईयर के अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन ले सकते हो तो आप निकालना, और इन फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में आप अब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो मैं बोल रहा हूँ आप कर पाओगे सॉल्व। साथ में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है एकदम लेमन लैंग्वेज में पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।